Question number 1. A 3-phase 440 volt, 4-pole 50 Hz star connected synchronous motor has an EMF of 500 volt line to line. The stator winding has a synchronous reactance of 2 ohm per phase and negligible armature resistance. Motor develops the torque of 200 Newton meter. The armature current is. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें हमें क्या क्या गिवन है. ठीक है, हमें यहाँ दिख रहा है दैट इज लाइन वोल्टेज गिवन, दैट इज 440 वोल्ट. स्टार कनेक्टेड है मतलब फेज वोल्टेज V इक्वल टू V फेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 440 डिवाइड बाय √3. 4 पोल 50 हर्ट्ज. स्टार करेंट सिंक्रोनस मोटर जिसका EMF हमें दिया है दैट इज 500 वोल्ट लाइन टू लाइन. पर फेज कितना हो जाएगा, था 500 डिवाइड बाय √3. ठीक है, द स्टेटर वाइंडिंग हैज अ सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ एक्सेस इक्वल टू 2 ओम. RA इक्वल टू है आपका 0. द मोटर डेवलप्स द टॉर्क ऑफ, टॉर्क कितना दिया है हमें, टॉर्क इक्वल टू 200. हमें निकालना है आर्मेचर करंट. ठीक है, अगर हम बात करें टॉर्क की, टॉर्क इक्वल टू होता है दैट इज PSH अपॉन, दैट इज P अपॉन ओमेगा R और वी कैन से दैट P अपॉन ओमेगा S. क्योंकि अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की तो यहाँ पे दोनों ही स्पीड बराबर होती है, ओमेगा R इक्वल टू ओमेगा S, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा S EV अपॉन एक्सेस साइन डेल. अगर हम ये वोल्टेजेस को पर फेज में रखते हैं तो फॉर्मूला होता है P का 3EV अपॉन एक्सेस साइन डेल. अगर पर फेज में रखते हैं, लाइन में रखते हैं तो E लाइन V लाइन. ये हम पर फेज की ही बात कर रहे हैं. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज 200 इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा S दैट इज 4 पाई F अपॉन P इंटू E की वैल्यू कितनी है, दैट इज 500 डिवाइड बाय √3 इंटू 440 डिवाइड बाय √3 अपॉन ओमेगा एक्सेस दैट इज 2 साइन ऑफ डेल. यहाँ से हम डेल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. That is 16.6 डिग्री. ये आ गया हमारा डेल. ठीक है, मान लीजिए वोल्टेज V की वैल्यू है, इसको हम रेफरेंस लेते हैं तो V इक्वल टू 440 एंगल डिवाइड बाय √3 एंगल 0. अगर हम इसे रेफरेंस लेते हैं तो करंट लैगिंग लीडिंग जो भी होता है. अगर हम E की बात करें तो E हो जाएगा E इक्वल टू दैट इज 500 डिवाइड बाय √3 एंगल. ठीक है, अब अगर हमें डेल, तो ये मैग्नीट्यूड निकला है. जब हम बात करते हैं मोटर की, इन सिंक्रोनस मोटर, इन सिंक्रोनस मोटर E ऑलवेज लैग V बाय डेल. तो अगर आप V को रेफरेंस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस डेल. मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज 500 डिवाइड बाय √3 एंगल माइनस 16.6. इस चीज का हमें मोटर के केस में याद रखना है वैल्यू. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. In synchronous motor, हमें पता है दैट इज E is equal to V minus JIA एक्सेस.
or we can say that Ia is equal to V minus E upon J XS. So V की वैल्यू कितनी है, that is 440 डिवाइड बाय रूट 3 एंगल 0 माइनस 500 डिवाइड बाय रूट 3 एंगल माइनस 16.6 अपॉन J एक्सेस दैट इज J2. एक्सेस की वैल्यू कितनी है 2. यहाँ से आर्मेचर करंट आ जाएगा. देखिए कितनी वैल्यू हो रही है आर्मेचर करंट की. $42.75 एंगल प्लस 15.33 डिग्री. तो आर्मेचर करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आ गया हमारा, दैट इज 42.75 एम्पियर. और अगर हम बात करें पावर फैक्टर की तो ये जाएगा दैट इज कॉस थीटा कॉस ऑफ 15.33 दैट इज 0.964 लीडिंग. दैट इज द आंसर. हमसे क्या पूछा गया था, द आर्मेचर करंट. हमसे तो सिर्फ आर्मेचर करंट की वैल्यू पूछी गई थी. तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 42.75. यहाँ पे देख के हमें समझ में आ रहा है कि आ रहा है 0.964 लीडिंग. और 964 लीडिंग तभी होता है मोटर के केस में, लीडिंग तभी आता है जब आपका एक्साइटेशन टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है. देखो दिख रहा है 500 440, मतलब एक्साइटेशन आपका टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तभी ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. A three-phase 400-volt star-connected synchronous machine is synchronized with an infinite bus at a rated voltage. The synchronous machine is now made to deliver a shaft load of 4 kW when excitation is 0. The machine resistance is negligible and Xg equal to 5 ohm and Xq equal to 3.2 ohm per phase. Friction and windage loss is 500 watt. The load angle is. सबसे पहले हमें देखें क्या क्या हमें गिवन है. हमें स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मशीन बोली गई है, उसका लाइन वोल्टेज हमें गिवन है दैट इज 400 वोल्ट. तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, √3. ठीक है. यहाँ पे हमें दिया हुआ है शाफ्ट पावर P शाफ्ट दैट इज इक्वल टू 4000 वाट. कब, जब एक्साइटेशन 0 है, व्हेन एक्साइटेशन इज 0. ठीक है. Xg हमें दिया है डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस कितना दिया है 5 ओम. Xq हमें दिया है दैट इज 3.2 ओम. फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस हमें दिया है 500 वाट. हमें पूछा गया है लोड एंगल कितना होगा दैट इज डेल. डेल की वैल्यू पूछी गई है. ठीक है. सबसे पहले अगर हम बात करें P शाफ्ट इक्वल टू व्हाट, PE माइनस
फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, तो यहाँ से हम P निकालेंगे, दैट इज पावर आउटपुट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आउटपुट, दैट इज इक्वल टू P शार्प प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 4000 प्लस 500, दैट इज 4500 वॉट। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेवलप्ड होता है PE दैट इज इक्वल टू होता है EV अपॉन एक्सेस साइन डेल प्लस V स्क्वायर बाय 2 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी साइन 2 डेल, यही PE है। क्वेश्चन बता गया कि ये पावर तब था जब एक्साइटेशन 0 था, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया आपका 4500 इक्वल टू 0 प्लस V स्क्वायर। अगर हम ये 3 फेज पावर रख रहे हैं तो ये 3 फेज वोल्टेज होना चाहिए। 3 फेज वोल्टेज में मतलब यहाँ पे लाइन वोल्टेज हम पुट करें, अगर 3 फेज पावर दे रहे हैं तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज लाइन वोल्टेज कितना 400 डिवाइड बाय 2 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन 5 देखें कितनी वैल्यू आ रही है डेल की। ये आ रहा है हमारा 15 डिग्री। सो आंसर इज डेल इक्वल टू 15 डिग्री, दैट इज लोड एंगल इज 15 डिग्री। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर सकते हैं। Next question, question number 3. Two alternators of 1000 kilowatt rating operated in parallel. The governor of the first machine is such that the frequency drop uniformly from 50 Hz to on no load to 48 Hz on full load. The corresponding uniform speed drop of the second machine is 50 Hz to 47.5 Hz. Assuming the free governor action, the load shared by the larger unit is. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेटेड की, रेटेड कंडीशन। यहाँ पे हमें P1 रेटेड दिया है जनरेटर 1 का, दैट इज 1000 किलोवाट, और P2 रेटेड हमें दिया है दैट इज 1000 किलोवाट। दोनों ही 1000 किलोवाट रेटिंग के। ठीक है, पहला जो जनरेटर है वो बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी नो लोड से फुल लोड पे जब जा रहा है तो उसमें ड्रॉप हो रहा है 50 हर्ट्ज टू 48 हर्ट्ज। एफ नॉट 50 हर्ट्ज। जब ये रेटेड पे काम करेगा फुल लोड पे, मतलब ये हो गया P1 रेटेड, दैट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो जब ये नो लोड से फुल लोड पे जाएगा, इसको हम मान लेते हैं F01, तो कितने फ्रीक्वेंसी पे जाएगा 48 हर्ट्ज।
नो लोड पे 50 हर्ट्ज, रेटेड पे जाएगा तो 48 हर्ट्ज, इतना इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं अल्फा 1। सिमिलरली अगर हम सेकेंड जनरेटर की बात करें, दूसरे जनरेटर की, जब नो लोड पे है तो 50 हर्ट्ज, और जब रेटेड लोड पे जा रहा है, नो लोड पे 50 हर्ट्ज, रेटेड लोड पे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप हो रहा है। कितना हो रहा है? 47.5। P2 रेटेड इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं दैट इज अल्फा 2। सो tan अल्फा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan अल्फा 1 इक्वल टू f0 माइनस 7, 50 माइनस 48 अपॉन 1000, दैट इज 2 अपॉन 1000। सिमिलरली tan अल्फा 2 की बात करें, अभी हम इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहे हैं रेटेड कंडीशन में। 50 माइनस 47.5 अपॉन 1000, रेटेड यही है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दैट इज 2.5 अपॉन 1000। ठीक है, ये तो हमारी वैल्यू आ गई। नाउ अब हम बात करें, तो हमने इंडिविजुअली बात करी, अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे टोटल लोड शेयर करना है हमें। कितना लोड शेयर करना है? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 2 अल्टरनेटर ऑफ 1000 किलोवाट ऑपरेटिंग इन पैरेलल, द गवर्नर ऑफ द फर्स्ट वन इज सच दैट द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप यूनिफॉर्मली फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 48 हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक एरर है इसमें, total assuming the free governor action for total load share, for total load of 1000 watt, क्वेश्चन में ये 1000 watt मतलब टोटल लोड है कितना? 1000 watt, तो कितना लोड शेयर करेगा? मतलब हमें एक चीज गिवन है कि P1 प्लस P2 इक्वल टू 1000 वॉट। अब हमें ये पता है कि अगर ये नो लोड फ्रीक्वेंसी है, हमें ये पता है कि अगर ये नो लोड फ्रीक्वेंसी है तो जब दोनों अल्टरनेटर्स पैरेलल में ऑपरेट करते हैं तो किसी एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। दैट इज अ मस्ट कंडीशन। मान लीजिए यहां पे कर रहे हैं, तो ये तो हो गया लोड शेयर्ड बाय जनरेटर 1 एंड लोड शेयर्ड बाय जनरेटर 2। ठीक है, बट हमें पता है ये अल्फा 1 और अल्फा 2 तो वही रहेंगे। सो tan अल्फा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan अल्फा 1 इक्वल टू व्हाट? दैट इज f0 माइनस f मतलब डेल f अपॉन P1। सिमिलरली tan अल्फा 2 डेल f अपॉन P2 दैट इज लोड शेयर बाय जनरेटर 2। और हमें पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू है 2 अपॉन 1000 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? दैट इज 2.5 अपॉन 1000।
यहाँ से हम निकाल लेते हैं, दैट इज डेल एफ इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 2p1 अपॉन 1000। सिमिलरली यहाँ से हम डेल एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज डेल एफ 2.5 p2 अपॉन 1000। दोनों का हम इक्वेट कर देते हैं, दैट इज 2p1 अपॉन 1000 इक्वल टू 2.5 p2 अपॉन 1000। तो ये हो जाएगा दैट इज p1 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 2 p2। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हमें ये पता है, दो इक्वेशन दो अननोन, p1 और p2 की वैल्यू हम बता सकते हैं। फाइव 55.5 एंड 444.4 वाट। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था द लार्जेस्ट यूनिट शेयर बाय द जनरेटर। तो कौन लार्जेस्ट है, दैट इज 555.5। सो आंसर इज 555.5। हमसे यहाँ पे किलोवाट में पूछा गया है, वाट में, ठीक है, दैट इज वाट, करेक्शन, दैट इज वाट, दैट इज 555.5। 1000 वाट था या 1000 किलोवाट था, अच्छा 1000 किलोवाट। तो ये हो जाएगा दैट इज, ये 1000 किलोवाट है सब जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 1000 किलोवाट, 555.5 किलोवाट। सही, किलोवाट में ही था, 1000 किलोवाट था तो 555.5 किलोवाट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A field current of 1.3 ampere is required to induce the rated voltage of an alternator having a full load current of 30 ampere. The under short circuit condition, a field current of 0.8 ampere is required to cause a short circuit current of 20 ampere. The per unit saturated reactance is. ये हमारा मॉडिफाइड एयर गैप लाइन, ये हमारा SCC, ठीक है। बोला जा रहा है कि 1.3 एम्पियर करंट लग रहा है रेटेड वोल्टेज को लाने के लिए, हैविंग अ फुल लोड करंट ऑफ 30 एम्पियर। मतलब मान लीजिए ये है आपका V रेटेड को ऑब्टेन करने के लिए एक फील्ड करंट लग रहा है IF1 इक्वल टू 1.3 एम्पियर, ठीक है। इसका रेटेड करंट कितना गिवन है, रेटेड 30 एम्पियर। जब हम इसे शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो फील्ड करंट ऑफ 0.8 एम्पियर ऑब्टेन हो रहा है। जब तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है ये,
जब हम फील्ड करंट दे रहे हैं IF2 इक्वल टू कितना 0.8 एम्पियर, जब हम दे रहे हैं तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है 20 एम्पियर। ये रेटेड करंट नहीं है, रेटेड कितना है 30 एम्पियर है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस सैचुरेटेड पर यूनिट इक्वल टू होता है 1/SCR, और SCR होता है दैट इज फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन V rated on OCC upon field current required to obtain I rated on SCC। फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वी रेटेड तो हमें पता है कि भाई वी रेटेड के लिए कितना फील्ड करंट है 1.3, मगर हमें ये नहीं पता है फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आई रेटेड। ये जो फील्ड करंट है ये तो 20 एम्पियर दे रहा है, हमें पता लगाना है 30 एम्पियर के लिए कितना है। तो ये SCC तो लीनियर ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो IF डैश मतलब ये इसके लिए फील्ड करंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा दैट इज 0.8 इंटू 30/20। देखें कितनी वैल्यू आ रही है। दैट इज 1.2 एम्पियर। अब ठीक है, अब हम बोल सकते हैं SCR इज इक्वल टू हो जाएगा फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन V रेटेड इज 1.3 अपॉन फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 30 एम्पियर रेटेड वोल्टेज दैट इज 1.2। (1.0833) और एक्सेस सैचुरेटेड पर यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू 1/SCR 0.923। That is the answer. That is the answer. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A synchronous motor is operating at unity power factor with fixed excitation. If the load increases, then the machine will absorb reactive power, deliver reactive power, neither absorb nor deliver. Inverted V curve for पावर फैक्टर वर्सेस एक्साइटेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं और एक्साइटेशन को फिक्स करते हैं, पहले मान लीजिए यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, मतलब नॉमिनल एक्साइटेशन था, इस पे काम कर रहा था, सडनली आपने लोड को इंक्रीज कर दिया। जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से शिफ्ट होती है, और एक्साइटेशन फिक्स है, मतलब एक्साइटेशन यही है। तो पहले ये यहाँ काम कर रहा था, अब ये यहाँ काम करेगा। अगर ये यहाँ काम करेगा तो हमें पता है कि इन्वर्टेड बीकर में इस साइड होता है ये लैगिंग और ये होता है आपका लीडिंग। इसका मतलब ये है कि ये लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करने लग जाएगा, और अगर ये लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा तो ये बात हो रही है मोटर की, और मोटर अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर, एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a synchronous motor operates at rated voltage and frequency and has a torque low torque angle of 30 degree. If both terminal voltage and frequency are reduced by 10%, then the, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, पहले ये बोल रहे हैं कि एक वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी थी और डेल की वैल्यू थी 30 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट कर रहा है, अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को सेम फैक्टर से रिड्यूस करेंगे तो डेल में क्या चेंज आएगा। हमें पता है P इजगल टू होता है EV अपॉन एक्सेस साइन डेल, ठीक है। यहाँ पे पावर में कोई भी चेंज करने की बात नहीं कही गई है, मतलब पावर क्या है आपका, कांस्टेंट, ठीक है। ये बोल रहे हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम फैक्टर से रिड्यूस कर रहे हैं। एक मिनट, इसमें और एक ऑप्शन था, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी होगा इसमें, ये है ऑप्शन डी। ठीक ठीक, अब सही, ठीक। अब देखिए पावर में चेंज करने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई जिस फैक्टर से हम वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं उसी फैक्टर से फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस करेंगे। ये जो एक्सेस होता है, एक्सेस है क्या, 2πf इंटू एल, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो ये भी रिड्यूस कर रहे हैं, दोनों को 10-10% से रिडक्शन कर रहे हैं। ये आपका कांस्टेंट है, तो आपका जो साइन डेल है ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द लोड एंगल रिमेन्स सेम, दैट इज ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, in a synchronous machine, the rotor speed becomes less than the synchronous speed during the hunting. The damper bar develops synchronous motor torque, DC motor torque, induction motor torque, induction generator torque. हमें पता है जब भी हंटिंग होती है तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होता है, कभी एनआर की वैल्यू एनएस से ज़्यादा होती है, कभी एनआर की वैल्यू एनएस से कम होती है। जब एनआर की वैल्यू एनएस से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डैम्पर बार में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और डैम्पर बार्स के बीच में, जहाँ पे वो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पीड रिड्यूस होती है। वहीं एनआर की वैल्यू अगर एनएस से कम होती है तो भी रिलेटिव मोशन होता है, किसमें, डैम्पर बार्स और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में। और हमेशा लेंजेस लॉ के हिसाब से वो एक ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करता है कि वो क्या करता है, स्पीड को इक्वलाइज करने की कोशिश करता है, तो वो स्पीड को बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इंडक्शन मोटर की तरह काम कर रहा है, एनआर इज लेस देन एनएस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आंसर होगा दैट इज इंडक्शन मोटर टॉर्क। तो जब एनआर की वैल्यू एनएस से कम होगी हंटिंग में तो इंडक्शन मोटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि वो स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, डैम्पर बार वही हंटिंग को रिड्यूस करता है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
What is the value of load angle when the power output of the salient pole synchronous machine is maximum? जब हम salient pole machine की बात करते हैं और इसके power output की बात करते हैं, that is generator की, तो ये होता है that is EV upon XS sin del plus V square upon XD. ये भी क्या हो जाएगा XD that is 2 1 upon XQ minus 1 upon XD sin 2 del. ये जो कंपोनेंट होते हैं ये होता है आपका, ये होता है एक्साइटेशन पावर. एक्साइटेशन पावर एक्साइटेशन पावर की पीक वैल्यू कब आएगी? पीक वैल्यू तब आएगी जब साइन डेल इक्वल टू 1 हो. साइन डेल की वैल्यू 1 कब होगी? जब डेल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, दैट इज पाई बाय 2. इसको हम कहते हैं दैट इज रिलक्टेंस पावर. इसकी पीक वैल्यू कब आएगी? इसकी पीक वैल्यू तब आएगी जब साइन टू डेल होगा 1 और इसकी वैल्यू डेल टू डेल इक्वल टू 1 जब 2 डेल की वैल्यू होगी पाई बाय 2 और डेल की वैल्यू होगी दैट इज पाई बाय 4 और 45 डिग्री. तो इसकी वैल्यू जब 90 डिग्री और इसकी वैल्यू पीक जब 45 डिग्री. डेल पीई. तो इसकी पीक वैल्यू हमें दिख रही कब? जब 90 डिग्री पे होगा. और रिलक्टेंस पावर की पीक वैल्यू कब? जब ये 45 डिग्री होगा. और दोनों पावर को जब हम सम करेंगे तो हमें टोटल पावर मिलेगा. सिंक्रोनस जनरेटर का सैलिएंट पुल, सिंक्रोनस जनरेटर का मैक्सिमम पावर, मतलब दोनों का रिजल्टेंट. दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? देखो अब ये क्या कर रहा है, मेन एक्साइटेशन पावर को ये रिलक्टेंस पावर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है. तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बन जाएगा. यहाँ इंक्रीज कर रहा है और यहाँ रिड्यूस कर रहा है. अब इसकी पीक वैल्यू देखें तो कहाँ आ रही है? यहाँ कहीं आ रही है, मतलब 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रही है. यही तो रिजल्टेंट है, यही तो रिजल्टेंट है. इसकी पीक वैल्यू कहाँ आ रही है? 45 और 90 डिग्री के बीच में. ना 90 डिग्री ना 45 डिग्री, ना 90 डिग्री ना 45 डिग्री. 90 डिग्री से कम पे आएगी, नॉट ग्रेटर देन. बी इज अ करेक्ट आंसर. Next question. A three-phase 400 volt delta connected alternator has a synchronous impedance of 20 j ohm per phase. If it delivers a balanced load of 12 kVA at zero power factor leading, the percentage voltage regulation of the alternator is equal to. क्या क्या हमें गिवन है? सबसे पहले हम देखें, हमें दिया है लाइन वोल्टेज इक्वल टू 400 वोल्ट, डेल्टा कनेक्टेड मतलब फेज वोल्टेज भी यही हो गया. डेल्टा में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज. हैज अ सिंक्रोनस इम्पिडेंस ऑफ, मतलब सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया है. डायरेक्टली इम्पिडेंस 20 जे दिया, मतलब आर ए की वैल्यू 0. भाई ये बोल रहे हैं जेड एस इक्वल टू 20 जे, मतलब आर ए की वैल्यू 0, एक्स एस की वैल्यू 20. इफ इट डिलीवर्स अ बैलेंस लोड ऑफ
12 kVA at 0 power factor leading cos theta equal to 0 leading purely capacitive load। हमसे पूछा जा रहा है वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। वोल्टेज रेगुलेशन हमें पता है क्या होता है, E माइनस वी अपॉन V इंटू 100, यही होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो E की वैल्यू निकल जाए, V तो हमें पता है, ठीक है। अगर हम E की बात करें, ठीक है, E के लिए हमें IA की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो हम IA निकाल लें। S3 फेज इक्वल टू 12 kVA, 3V फेज I फेज, IA इज इक्वल टू I फेज इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाय 3400। दैट इज 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आ गया हमारा। हमें पता है ये है आपका जनरेटर, ठीक है। जनरेटर में होता है E इज इक्वल टू वी प्लस जे आई ए एक्सेस, तो ये हो जाएगा दैट इज E इक्वल टू वी दैट इज 400 एंगल 0 प्लस आई ए दैट इज 10 एंगल 0 पावर फैक्टर लीडिंग प्लस 90 डिग्री इंटू जे 20, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी ये आ रहा है दैट इज 200 एंगल 0। मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि डेल की वैल्यू है 0, डेल की वैल्यू 0, और डेल की वैल्यू 0 होगी भी क्योंकि लोड देखो ना आप क्या है, 0 पावर फैक्टर लीडिंग। 0 पावर फैक्टर लीडिंग मतलब ये प्योरली कैपेसिटिव लोड है, मतलब यहाँ पे कोई भी रियल पावर नहीं हो, और डेल की वैल्यू 0 मतलब रियल पावर 0, ठीक है। हमें तो E से मतलब था, यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज E इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 200 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100, that is minus 50%, minus 50%, that is B is the correct answer. Next question. Damper winding is provided in a polyphase synchronous motor in order to damp out the noise of the machine, prevent hunting, provide starting torque, provide a cylindrical structure to reduce the wind friction. Damper winding जब बात होती है अल्टरनेटर की, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर की, वहाँ तो सिर्फ हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए ही डैम्पर बार यूज होता है। बट इन केस ऑफ मोटर डैम्पर बार दो काम करता है, एक तो हंटिंग को तो रिड्यूस करता है, साथ ही साथ ये स्टार्टिंग प्रोवाइड भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर दोनों होंगे, प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क। दैट मीन्स सिंक्रोनस मोटर में, किसमें? सिंक्रोनस। हाँ, ये जनरेटर होता तो सिर्फ हंटिंग आता, बट ये मोटर है तो मोटर में स्टार्टिंग में भी हेल्प करता है आपका डैम्पर बार्स। शुरुआत में क्या होता है कि जब सैलिएंट पोल स्टेशनरी रहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है तो वो उसको कट करती है, डैम्पर बार्स को कट करती है, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है तो करंट फ्लो होता है। टॉर्क एक ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होता है कि वो चाहता है कि रिलेटिव मोशन रिड्यूस हो। सो डैम्पर बार्स ऑन द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब एनआर की वैल्यू एनएस के क्लोजर होती है तो एक्साइटेशन के कारण कपलिंग हो जाती है, तो इस तरीके से वो स्टार्टिंग प्रोवाइड उसको करता है। ठीक है, सो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो ये है हमारे
10 क्वेश्चंस इस वीकली टेस्ट के। थैंक यू सो मच।